राधे राधे मित्रों, पुनः स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में। भाषा विज्ञान की ये तीसरा पार्ट मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर आज क्लासेस हैं। तो बाकी क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही होंगी। जो भाषा विज्ञान का पार्ट है वो आज हमारे द्वारा दूसरी क्लास दी जा रही है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इससे पहले हम लोग वैदिक कालीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत को पढ़ चुके हैं। इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसकी समय अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध के समय 500 ईसा पूर्व से ही मध्यकालीन आर्य भाषा का काल प्रारंभ होता है। देखिए, हमने बहुत कुछ सीधा सीधा पॉइंट में लिखा है क्योंकि वन लाइनर आंसर ज़्यादा क्लियर रहते हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं के 3 विभाग किए गए हैं, प्राचीन या प्रथम, प्राकृत या पाली, जिसकी समय अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। तीसरी है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, जिसकी अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो चलिए पहले भाग पर हम लोग चर्चा करते हैं, प्राचीन या प्रथम, प्राकृत या पाली। समय अवधि का ध्यान रखिएगा क्योंकि सीधा सीधा आयोग समय अवधि पूछ लेता है कि पाली की समय सीमा क्या है। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। तो प्रथम प्राकृत जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पाली और शिलालेखी प्राकृत। ध्यान से शब्दों को ध्यान से देखिए, शिलालेखी प्राकृत, ठीक है। अब पाली में जो बौद्ध धर्म सिद्धांत है, जो त्रिपिटक आदि ग्रंथ लिखे गए हैं वो है, और शिलालेखी प्राकृत को अशोकी प्राकृत भी कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनके अतिरिक्त जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो शिलालेखी प्राकृत में लिखे गए हैं और उसको अनुपीटक कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो क्योंकि हमारा ज़्यादातर ध्यान हमारे पाली भाषा पर होना चाहिए, इसलिए प्रथम अवस्था को हम लोग पढ़ते हैं पाली। तो पाली है जो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। पाली का उल्लेख धर्म प्राकृत के अंतर्गत किया जाता है, धार्मिक प्राकृत के अंतर्गत किया जाता है। महावीर बुद्ध ने जनसाधारण को संस्कृत से भिन्न भाषा उपदेश दिया था। देखिए, क्योंकि जो पहले संस्कृत में उपदेश दिए जाते थे वही अब गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश देने लगे। वस्तुतः पाली का क्या अर्थ है और बुद्ध के समय प्रचलित कौन सी भाषा पाली है, इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ होती है उस पर मतभेद तो होता ही है, तो उसी पाली जो शब्द है उस पर भी काफ़ी मतभेद है। पाली शब्द का सर्वप्राचीन प्रयोग बुद्धघोष ने किया है। बुद्धघोष के ग्रंथ में पाली का प्रयोग कहीं भी भाषा के अर्थ में नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में पाली शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं। बुद्ध वचन का मूल त्रिपिटक, ठीक है, बुद्ध वचन का मूल त्रिपिटक, जो कि त्रिपिटक है जो 3 भागों में बटा हुआ है, धम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और दूसरा है पाठ या मूल त्रिपिटक का पाठ। दोनों अर्थों में पाली का संबंध बुद्ध के उपदेशों या वाणी के साथ ही है। भाषा के अर्थ में यह नाम बहुत बाद में प्रचलित हुआ। जहाँ कहीं भाषा का नाम दिया गया है वहाँ मागधी का ही उल्लेख मिलता है। देखते जाइए, पाली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ है ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ हुआ ग्रामीण भाषा। पाली शब्द का परिवर्तन क्रम इस प्रकार है। देखिए, ध्यान से देखिए, जो हमने परिवर्तन क्रम दिखाया है वो सर्वमत से है। तो पहले पंक्ति आई, पंक्ति से पंक्ति हुआ, पंक्ति से पत्ती हुआ, पत्ती से पट्टी हुआ, और पट्टी से पल्ली हुआ, और पल्ली से पाली हुआ। पाली शब्द का संबंध पाटलिपुत्र, मगध का एक स्थान है जो आधुनिक पटना है, उससे है, ठीक है। भिक्षु जगदीश कश्यप ने अपने पाली महाव्याकरण ग्रंथ में पाली का संबंध संस्कृत पर्याय से माना है। देखिए, जो भिक्षु जगदीश कश्यप, इन्होंने जो पाली भाषा कहा है उन्होंने कहा कि ये संस्कृत के ही स्थान पे आई है और संस्कृत का ही पर्याय है। पर्याय होता है उसी के समान। अब देखिए, जो पाली भाषा है उसका ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार हुआ है।
तो पर्याय, पर्याय से पर्याय, पर्याय से पली आए, और पली आए से पाली आए, और पाली आए से पाली बना। अशोक के शिलालेख में भी पाली आय शब्द मिलता है। इसका अर्थ होता है बुद्ध के उपदेश। अब त्रिपिटक 3 है, वो त्रिपिटक 3 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक है जिसमें गौतम बुद्ध शिक्षा उपदेश दिए हैं। विनय पिटक है बौद्ध धर्म अनुशासन नियम है। और अभिधम पिटक है बौद्ध धर्म व उनके दर्शन है। और जो अनुपिटक है, अनुपिटक का हम लोग पहले ही जिक्र कर दिए हैं, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है उनसे इतरेतर जो ग्रंथ लिखे गए उनको अनुपिटक कहा गया है। तो अनुपिटक है जो बुद्ध घोष ने टीकाकार, जैसे कोई ग्रंथ लिखा गया है पाली भाषा में, उसकी जो टीकाएं लिखी गई हैं उनको अनुपिटक में रखा गया है। तो बुद्ध घोष का टीकाकार है अधट्ट कथा, ठीक है। और उत्तरकालीन काव्य ग्रंथ जो कि दीपवंश और महावंशीय 2 ग्रंथ हैं। अब पाली भाषाएं की रचनाएं हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी पूछ ही लिया जाए कि इसमें से कौन सी पाली भाषा की रचना है। तो कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण, मोगलायन कृत अभिधम दीपिका और अशोक के शिलालेख, ये सब पाली भाषा में मिलते हैं। देखिए नोट जितने भी लिखे गए हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नोट में इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी गई हैं। पाली को मागधी भाषा व देश भाषा भी कहा जाता है। महायान संप्रदाय का त्रिपिटक संस्कृत में था। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है जिसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है। पाली में 47 ध्वनियाँ मानी गई हैं। अब पाली में स्वरों की संख्या 10 हो गई है। देखिए जब हम लोग वैदिक कालीन और लौकिक संस्कृत पढ़ रहे थे तब वहाँ पे हमारे लिए स्वरों की संख्या 13 थी, पर पाली में आते आते स्वरों की संख्या 10 हो गई है। अब 10 कौन कौन से हैं? तो हर्ष आ ई उ ओ और दीर्घ आ ई उ ए औ, ठीक है। व्यंजन ध्वनियों में वैदिक संस्कृत की भांति ही सभी स्पर्श ध्वनियाँ हैं। देखिए जब पाली भाषा है, जैसे लौकिक और वैदिक संस्कृत में भी हम लोग जो व्यंजन ध्वनियाँ पढ़ते थे वैसे यहाँ भी व्यंजन ध्वनियाँ हैं, ठीक है। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। अंतस ध्वनियाँ भी समान ही है। अंतस ध्वनियाँ होती हैं य व र ला। उष्म ध्वनियों में श श श के स्थान पर केवल दंत सा ध्वनि ही शेष रह गई। देखिए 3 सा होता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। पाली में आते आते केवल दंत सा ध्वनि ही शेष रह गई। देखिए अभी हम लोग ये पाली पढ़े हैं, अब उसका एक दूसरा भाग था शिलालेखीय प्राकृत या अशोकी प्राकृत। तो अशोकी प्राकृत को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एंट्री कहाँ से प्रश्न बना ले इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो थोड़ा सा जानकारी लेते हुए आगे पढ़ना है। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में अनेक स्थानों पर शिलालेख खुदवाए थे। इनकी भाषा को अशोकी प्राकृत नाम दिया गया। इस प्रकार अशोक की ये सभी शिलालेख, देखिए अशोक की जो समय अवधि है राजकाल की 262 से 250 ईसा पूर्व है, ठीक है। भाषा की दृष्टि से इन अभिलेखों में 3 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। इसी आधार पर अशोकी प्राकृत को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और प्राच्य। अब देखिए बस हमने शॉर्ट में तीनों बता दिया है कि ये है क्या। तो जो उत्तर पश्चिमी है, जो इनका शिलालेख है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का शिलालेख है, वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में है और इसकी लिपि खरोष्टी है, ठीक है। दूसरी है गिरनार आदि के शिलालेखों में दक्षिणी पश्चिमी भाषा का प्रयोग मिलता है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। प्राच्य भाषा का स्वरूप धौली जौगड़ा लेखों में देखा जा सकता है और इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। देखिए इनकी 2 जो शिलालेख मिलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी और प्राच्य, इसकी तो लिपि ब्राह्मी है, परंतु जो उत्तर पश्चिमी शिलालेख हैं इसकी लिपि खरोष्टी है। शिलालेखी प्राकृत में अशोक के शिलालेखों की भाषा का ही अधिक महत्व है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को देखना है, हम लोग ने पाली वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब पाली को इन्होंने, जब हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ रहे हैं उसमें 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अपभ्रंश वाले पार्ट पे आते हैं। तो मध्यकालीन या द्वितीय प्राकृत या प्राकृत,
इसकी समय अवधि है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है, प्रकृति, जिसका अर्थ जनसाधारण की भाषा है। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, इसलिए इनका काल ईस्वी के प्रारंभ से 500 ईस्वी तक माना जाता है। यही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का मध्यकाल है। वरुचि के अनुसार प्राकृत के भेद 4 हैं। वरुचि के अनुसार है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर नाम देके पूछेगा कि वरुचि के अनुसार प्राकृत के कितने भेद हैं। तो 4 हैं: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसैनी। हेमचंद के अनुसार 2 हैं प्राकृत के भेद: आरसी, जिसे अमागधी, और शुलिका, जिसे पैसाचिक नाम दिया गया है। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 भेद है। देखिए, भरत मुनि हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए भरत मुनि है। तो भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 भेद हैं: सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणायत, बहलिक, प्राच्या, अवंतिजा। किशोरी दास वाजपेयी व्याकरणाचार्यों ने 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी जो व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने 3 भाषा में प्राकृत को बांटा है। पहला है प्रथम प्राकृत, दूसरा है द्वितीय प्राकृत, तीसरा है तृतीय प्राकृत। तो जो प्रथम प्राकृत है, यह जन भाषा रही। प्रथम प्राकृत एक जन भाषा रही, जो प्राचीन प्रचलित जन भाषा है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, और तृतीय प्राकृतिक को प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञानकों ने इसके 5 भेद किए हैं। देखिए, देखिए, वरुचि पढ़ लिए हमने, हेमचंद पढ़ लिया, और भरत मुनि पढ़ लिया, और किशोरी दास वाजपेयी ने पढ़ लिया। पर जो भाषा वैज्ञानिक है, ओवरऑल सर्वमत से, ने प्राकृत को 5 भागों में बांटा है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? सौरसैनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विचार किया है। यह जैन साहित्य की भाषा है। ठीक है, जो जैसे पाली बौद्धों की भाषा थी, वैसे ही प्राकृत जैन साहित्य की भाषा है। अब इसको थोड़ा सा, जो 5 भाषा वैज्ञानिकों ने 5 प्राकृत का जिक्र किया है, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पहली जो सौरसैनी प्राकृत है, उसको देखते हैं। सौरसैनी प्राकृत संस्कृत छा के स्थान पर सौरसैनी में ख्या हो जाता है। ठीक है, इसमें अकारांत के स्थान पर उकारांत की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वस्तुतः इसका संबंध उत्तरकालीन अपभ्रंश के साथ है। इसे पूर्णतः सौरसैनी नहीं कहा जा सकता। सौरसैनी का प्रयोग अनेक जैन रचनाओं में किया गया है। इन रचनाओं को जैन सौरसैनी भी कहा जाता है। अब सेकंड है महाराष्ट्री प्राकृत। तो प्राकृत के व्याकरणों ने महाराष्ट्री को ही प्रमुख प्राकृतिक भाषा माना है। वरुचि और हेमचंद ने महाराष्ट्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना है। इसी भाषा में लिखे गए हालकृत गाहा सत्सई या गाथा सत्सई और प्रवरशेनकृत रावण रहो अथवा दशमुहो वहो श्वेतुबंध प्रमुख ग्रंथ हैं। महाराष्ट्री में श्वेतांबर संप्रदाय की कुछ जैन रचनाएं भी मिलती हैं। महाराष्ट्री अधिकांश में काव्य की भाषा रही है। सॉरी परंतु ये रचनाएं गद्य में है। इनकी भाषा को जैन महाराष्ट्री कहा जाता है। तीसरी प्राकृत है मागधी प्राकृत। मगध देश की भाषा होने के कारण इसे मागधी कहा जाता है। संस्कृत के नाटकों में केवल नीच वर्ग के पात्रों द्वारा ही यह भाषा बोली जाती है। सौरसैनी के समान ही मागधी में भी 2 स्वरों के मध्य में आने वाला द सुरक्षित रहता है, चाहे वह ता के स्थान पर आया हुआ हो, चाहे मूल ध्वनि हो। अर्धमागधी प्राकृत को देखते हैं। अर्धमागधी कौशल प्रदेश की भाषा थी। जैन शास्त्रों श्वेतांबर संप्रदाय के 11 अंगों
12 उपांगों आदि की रचना इसी भाषा में हुई है। वे इस भाषा को आरसी कहते थे। देखिए ऊपर भी एक आरसी भाषा का दिया था, आरसी और सुलीका, ठीक है, हेमचंद ने किया था। तो वही इसे आरसी कहते थे जैन लोग। उनका यह भी विचार रहा है कि यह आदि भाषा है। आदि भाषा मतलब होती है सबसे प्राचीन भाषा। भगवान महावीर जब इस भाषा में उपदेश देते थे तो पशु पक्षी तक इसे समझ लेते थे। इस प्रकार का भी जैनियों का विश्वास है। इसका मागधी के साथ घनिष्ठ संबंध है, परंतु बहुत अंशों में यह महाराष्ट्री या सौरसैनी से भी मिलती जुलती है, इसीलिए इसे अर्ध मागधी कहा जाता है। पैसाची प्राकृत को देखते हैं। इस समय पैसाची भाषा का कोई साहित्य नहीं मिलती। यह केवल 2 संक्षिप्त संस्कृत अनुवादों के रूप में उपलब्ध है। अच्छा, मतलब सिर्फ संस्कृत ग्रंथ के रूप में जो उपलब्ध है वहाँ पे पैसाची प्राकृत का प्रयोग किया गया है। एक अनुवाद का नाम है बृहत कथा मंजरी और दूसरे का नाम है कथा सरित सागर। वररुचि ने पैसाची का वर्णन किया है और हेमचंद ने पैसाची का उसका एक अन्य विभाषा चूलिका पैसाची के संबंध में लिखा है। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृत अनुशासन में पैसाची की 3 उपभाषाओं का जिक्र किया है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि पैसाची की 3 उपभाषाएं हैं और किसने किया है इसका वर्णन, तो पुरुषोत्तम देव ने अपने ग्रंथ प्राकृत अनुशासन में। इसमें 2 स्वरों के मध्य में आने वाले स्पर्श व्यंजनों का लोप नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताना कि इसमें कुछ और ऐड किया जाना चाहिए कि इतना, क्योंकि भाषा विज्ञान का सिलेबस तो बहुत डीप है पर बहुत कुछ है, हम लोग नहीं कवर कर सकते। समय की मांग को देखते हुए हमें जहाँ ज़रूरी चीज़ है उसी चीज़ को हम अपनी वीडियो में डाल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं कहीं और से इससे डीप क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा, हम आपको और डीप नॉलेज देंगे। ठीक है, और देखिए अब अगला भाग हमारा अपभ्रंश पे आएगा। अपभ्रंश जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया, अब अपभ्रंश पर। तो जो अपभ्रंश है यहाँ से हमारी हिंदी की शुरुआत पूरी तरीके से हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए